शुभम और हमें मिले हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं और हमारी और इनकी पहली मुलाकात मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर हुई थी। और उस प्लेटफॉर्म पर जब शुभम से मैं पहली बार मिला और जो अग्रेशन इसके अंदर दिखा था, वो अग्रेशन आज 15 साल बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। पहला सवाल ये कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी थी या बाजार की मैं कहूँ कि जर्नी थी, कहाँ से शुरू किया आपने? घर से ऑब्वियसली है कि वो एक बगावत का टर्म दिखाई दिया। बहुत पेनफुल सफ़र शुरू हुआ, लेकिन एक चीज़ मैं आज कह सकता हूँ कि बिना पेन के गेन नहीं है। ये जो चाहे बाजार हो चाहे जीवन हो, चाहे बाजार हो चाहे जीवन हो, अब जब तक आप पेन नहीं लेंगे तब तक आप गेन नहीं कर सकते। रवि सिंह सर को क्या लग रहा है कि बाजार किधर जा रहा है? 40% मार्केट जो है वो ऊपरी लेवल से साफ होने के बाद 10% मार्केट का करेक्शन अभी ड्यू दिखाई देता है, ये क्लियर है। 10% यानी यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे निफ्टी और बिल्कुल। देखिए, इस साल का बॉटम हो सकता है आपको 22,300 और 22,300 के लेवल के आसपास बनता हुआ नज़र आए। कभी आपको नहीं लगा कि यार ये स्टॉक इन्वेस्टर्स को बता दूं या अपने लोगों को बता दूं, उनको भी फायदा हो जाए? मैं इतना जानता हूँ कि उनका पेनी स्टॉक नाम इसलिए है क्योंकि वो हमेशा पेन ही देते हैं। कोई मार्केट की रैली मिस की हो, कहीं कुछ ऐसा मिस किया, आपको लगा हो कि यार शुभम ये पॉइंट था, ये मुझे जीवन में पछतावा रहेगा कि यार ये नहीं हो पाया? शुभम जी, जब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ तो मेरे थोड़े से गूज बम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो आंसर मैं देने वाला हूँ उसकी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं होगी। कोई दो ऐसे स्टॉक? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर पार्शियल आपसे फेवर चाहूँगा। मैं स्टॉक का नाम तो नहीं लेता, सेक्टर नाम ले लेता हूँ। कोई एक आपकी सीख जो आपको लगता हो कि शुभम मैंने 20 साल के 15 साल के अपने अनुभव से एक बात ये कह सकता हूँ? एक तो सिंपल है कि स्टॉक मार्केट में एक थ्योरी रखिए कि आपको लॉस नहीं होने पाए तो प्रॉफिट अपने आप होगा। आपको लगता है ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आपका जो आंसर है बिल्कुल 100% करनी चाहिए। ग्रीड के साथ मत करिए, लालच के साथ मत करिए। हाय, वेलकम टू द शुभ लाभ शो। मेरा नाम है शुभम शंकधर और एक नए मेहमान के साथ एक नए शो में मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज जो मेहमान हमारे शो में आए हैं उनको किसी तारुफ की, किसी इंट्रोडक्शन की दरअसल ज़रूरत नहीं है। अगर आप द बोनस के साथ थोड़े समय से भी जुड़े हैं या अगर आप शेयर बाज़ार में रुचि रखते हैं और आप सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू वीडियो सर्च करते हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर आप डॉक्टर रवि सिंह से परिचित होंगे। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रवि सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। और मुझे लगता है शुभम का शुभ और लाभ जो है वो आगे इसी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और आपने इतना बढ़िया से इंट्रोडक्शन दिया तो मैं आप लोगों को के दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। शुभम और हमें मिले हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं और हमारी और इनकी पहली मुलाकात मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर हुई थी। और उस प्लेटफॉर्म पर जब शुभम से मैं पहली बार मिला और जो अग्रेशन इसके अंदर दिखा था, वो अग्रेशन आज 15 साल बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो अभी तक हमने रवि जी से जितनी भी बातचीत आपने देखा होगा, विपुल सिंह जी हमारे यहाँ जो शो करते हैं या और लोग भी जो शो करते हैं, ज़्यादातर लोग रवि सर से अपना सवाल पूछते हैं। सर, मैंने ये शेयर खरीदा है, सर मैंने ये कमोडिटी खरीदी, मुझे क्या करना चाहिए? रवि सर उनको एक राय दे देते हैं, इंडेक्स के लेवल बता देते हैं। इस शो की ज़रूरत, इस पॉडकास्ट की ज़रूरत मुझे दरअसल लोगों के उन सवालों की जिज्ञासाओं के पीछे दिखी। लोग ये जानना समझना तो चाहते हैं कि बाज़ार में क्या है। मुझे लगा कि शो के माध्यम से ये जाना जाए कि रवि सिंह सर कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे इन सवालों को लेकर आते हैं, क्यों ये फ़ैन फॉलोइंग उन्होंने बनाई, कैसे ये फ़ैन फॉलोइंग बनी, इसके पीछे उनके क्या तप हैं, क्या तपस्या उन्होंने की जहाँ वो आज यहाँ तक पहुँचे। जाना माना चेहरा बन गए, तमाम लोग उनको पसंद करने लगे। जिस शो में आते हैं वहाँ नंबर्स आते हैं, दिखते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल ये कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी थी या बाजार की मैं कहूँ कि जर्नी थी, कहाँ से शुरू किया आपने? देखिए, बहुत लंबा और गहरा सवाल है शुभम भाई। और शायद मेरे ख्याल से हमारे और आपके बीच में भी कभी ये डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन आज आपने जब ये क्वेश्चन पूछा है तो आपके माध्यम से मैं दर्शकों को साथ भी शेयर करता हूँ अपनी स्टोरी। देखिए, मैं एक प्रोफेसर फैमिली से बिलोंग करता था और घर में सभी टीचर प्रोफेसर ही हैं, चाहे मेरे रहे हों या मेरे चाचा रहे हों, मेरे ताऊ रहे हों, सभी के सभी। और मैं यूपी की एक प्रयाग जिसका नाम हो गया उससे बिलोंग करता हूँ। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। सारी एजुकेशन जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद
ऑब्वियसली कि डॉक्टर लगा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि डॉक्टर, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी पूछ लेते हैं, इनफैक्ट आपको कुछ फ़नी केसेस भी इस पे बताऊंगा। तो डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रोफेसरशिप में अप्लाई किया और वहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट लेक्चर पढ़ाना शुरू किया। अपॉइंटमेंट का वेट करता रहा, लेकिन शायद मेरी जगह या मेरी डेस्टिनी वो नहीं थी। और जिस हिसाब से जो चीज़ें डेवलप हुई, क्योंकि देखिए डॉक्टर करने के पीछे का रीज़न सिर्फ यही था कि फादर चाहते थे कि मैं आगे जो है वो हमारा प्रोफेसर बने। प्रोफेसर बनने के बाद मैंने जब 2-3 साल पढ़ाया, तो मुझे ये लगा कि 2-3 सालों में जो शीट थी जो मेरे फादर पढ़ाते थे, और जो 20 साल से शायद वही शीट रही होगी, वही मैं भी पढ़ाता। 3 साल तक पढ़ाने के बाद मुझे कुछ नयापन नहीं लगा, और मैं उस समय एकदम यंग था। इनफैक्ट यंगेस्ट जो है वो मैंने पीएचडी कंप्लीट करी। लोगों की पीएचडी करने में 10-10 साल लगते हैं, मैंने 3 साल से पहले कर लिया, इसलिए सबमिट करने के लिए भी वेट करना पड़ा। और मेरी जो पीएचडी का सब्जेक्ट था वो था एस्टिमेशन ऑन सैम्पलिंग थ्योरी विद एंड विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी वेरिएबल। तो उस टाइम पे इस टाइप की कोई रिसर्च करता नहीं था, और मैंने जब ये पेपर पब्लिश किया और जब रिसर्च कंप्लीट करी तो उसका फ़ायदा भी मिला। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। लेकिन उसके बाद फिर एक कंपनी एसेक्स इंडिया करके वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स के कुछ स्टूडेंट्स को लेने के लिए आई कि हम वहाँ पर अपनी कंपनी में ले जाना चाहते हैं। मुंबई की कंपनी थी, और वैसे वो कंपनी बिलोंग करती थी यूएस को। और जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तो एक भी बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ। और जब सेलेक्ट नहीं हुआ तो जो वो मैनेजमेंट वहाँ का आया था, उन्होंने जब ऐसी बात बताई तो मुझे लगा कि शायद पढ़ाने में यहाँ के प्रोफेसर की कमी होगी, क्योंकि मैं तो एक सब्जेक्ट से पढ़ाता था, बाकी और पढ़ते थे। तो मैंने उनसे जस्ट एक मजाक में ही कहें या सीरियस हुआ मामला, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मौका दे के देखिए, शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और उस समय जून और जुलाई का पीरियड चल रहा था, तो छुट्टियाँ होती थी। तो लाइफ का पहला पन्ना वहाँ से पलटा। और जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक छुट्टियाँ हैं तो आप 3 महीने के लिए आप आके देख लीजिए, अगर आपको जमता है तो आप अपनी जर्नी शुरू करिए। तो रिसर्च का जो काम शुरू हुआ वो वहाँ से शुरू हुआ, और वहाँ से स्टॉक मार्केट पे कदम रखने का पहला मौका मुझे मिला। कौन सा साल रहा होगा सर वो? 2004 का एंड और 2005 की शुरुआत। आज से करीब 20 साल पहले। 20 साल पहले। तो वहाँ से केवल रिसर्च की बातचीत शुरू हुई थी, या निवेश और ट्रेड और शेयर खरीदने का भी सफ़र वहीं से शुरू हो गया था? सबसे पहले तो जो है वो सिर्फ रिसर्च की बात शुरू हुई थी, और इंडियन मार्केट पे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय यूराइबॉर और लिबॉर पे ट्रेडिंग करता था। तो पहले एज अ ट्रेडर ही वहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई। लेकिन फ़नी इंसिडेंट ये रहा कि जब मैं वहाँ पर जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, तो घर से ऑब्वियसली है कि वो एक बगावत का टर्म दिखाई दिया। और उस समय मैं 25,000 सैलरी अर्न कर रहा था इन 2004। तो उस समय 25,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता था, और अच्छा खासा मैं कोचिंग और इन सब में पढ़ा के अच्छे अच्छे पैसे कमा रहा था। लेकिन जब मैंने मुंबई जाने का डिसीजन बताया कि मैं उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली कि हर एक जो फिल्मी फादर होते थे वैसा ही डिसीजन देखने को मिला। और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लाइफ का सबसे गलत डिसीजन है, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से फिर भी मैंने डिसीजन लिया, और अपने ब्रदर के सपोर्ट, मेरे भैया और भाभी, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट दिया। मेरे ब्रदर आर्मी में हैं और इस समय भी अभी आर्मी में ही सर्विस दे रहे हैं, और उनकी पोस्टिंग उस समय नासिक में हुई थी। तो जो मुंबई जाना था, तो मैंने सोचा कि वही जो फिल्मी स्टोरी जैसी होती थी कि ठीक है, पिताजी ने कहा कि बहुत पैसे कमा रखे हैं तो उससे तुम्हें बैकअप लग रहा होगा, एक बार जाके तो देखो। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ज़ीरो से शुरू किया जाए, तेल नमक का भाव पता चल जाए और ख़ुद भी अपने को पता चले कि हम किस पानी पे हैं। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, और बहुत पेनफुल सफ़र शुरू हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं आज कह सकता हूँ कि बिना पेन के गेन नहीं है। ये जो चाहे बाजार हो चाहे जीवन हो, चाहे बाजार हो चाहे जीवन हो, अब जब तक आप पेन नहीं लेंगे तब तक आप गेन नहीं कर सकते। और जिसकी स्टोरी मैं सुनता हूँ, या आपने फिल्म इंडस्ट्री में स्टोरी ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं, उनको आपने सुना होगा जिसमें लोगों ने कहा कि वो पहले रोड पे सोते थे। कुछ वैसी स्टोरी हमारी थी, लेकिन हम फिल्मों की जगह हम स्टॉक मार्केट की तरफ चलना शुरू हो गए। तो फिर अब ठीक है सर, पहले आपने ट्रेड से शुरू किया और मुंबई पहुँचे। पहला सौदा कब लिया? पहला ट्रेड कह लीजिए या पहला इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, कब डीमेट अकाउंट खुलवाया और कब पहला सौदा खुद लिया?
देखिए आपको शुभम जी, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूँ कि आज तक मैंने डीमैट अकाउंट नहीं खोला और अच्छा। ना ही मैंने कभी जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा, क्योंकि एक बायसनेस आ जाती है। एक रिसर्च एनालिस्ट का सबसे बड़ा जो पेन होता है वो यही होता है कि जिस स्टॉक को वो खरीदे, जो उसकी बास्केट में है, वो कभी उसके बारे में सेल नहीं बोल सकता, वो कभी उसकी राइट पिक्चर नहीं देख सकता। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई और जो मैंने आज जिस लेवल पर मैं हूँ, आप लोगों का साथ है, उसको मैंने लोगों को पैसे कमा करके मैंने पैसे कमाए हैं। वो जर्नी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग कहलाती है। और चूँकि मेरा पूरा का पूरा फील्ड रिसर्च का रहा है, तो मैंने सबसे पहला जो ट्रेड डाला था वो डाला था यूराइबॉर में। इंटरेस्ट रेट की ट्रेडिंग होती है विदेशों में, उसकी यूराइबॉर की और लिबॉर की मैं ट्रेडिंग वहाँ पर करता था। वो था 2005 वो भी जनवरी। अपना नहीं था। वो भी अपना नहीं था, कंपनी एसेक्स इंडिया के लिए करता था। तो रवि सर, अगर रिसर्च करते हैं, अच्छी कंपनी दिखती है, आप सलाह देते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, फिर अगर अपने लिए आपको निवेश करना होता है तो फिर वो कैसे करते हैं? मतलब म्यूचुअल फंड के रास्ते जाते हैं, क्या करते हैं? कैसे आपको जब लगता है कि नहीं यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है और इसमें तो मतलब ये तो मल्टी बैगर बनेगी, मेरी रिसर्च कहती है, मेरा कन्विक्शन है, फिर उसको खरीदते कैसे हैं? देखिए मैं दूसरी थ्योरी पे बिलीव करता हूँ। सबसे पहले आप जब रिसर्च करते हैं, देखिए बहुत रिसर्च करने वालों की एक आदत हो जाती है, उनको हर चीज़ प्रिडिक्ट करने की आदत पड़ जाती है। जब मैं रिसर्च करता हूँ, कोई कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे क्लाइंट जितने भी हैं या जो लोग हैं उनके साथ शेयर किया जाए, और उसके बाद आपकी अर्निंग अपने आप स्टार्ट हो जाती। क्योंकि मैंने अ, अब तक देखा है कि जो मेरे दोस्तों ने अर्न किया या जो मेरे फ्रेंड सर्कल में अर्न किया या जिसको मैंने बताया है, उन लोगों ने मेरा हमेशा ध्यान रखा है। तो इसलिए मुझे इतनी ज़रूरत खुद की कभी नहीं हुई कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आगे भागूं। और जब भी ऐसी कंपनी अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कि क्लाइंट उसको लें, और क्लाइंटों का सपोर्ट मेरे लिए सबसे बड़ा है। अपना इक्विटी एक्सपोजर फिर फैमिली का कैसे करते हैं? वाइफ के थ्रू या कैसे? मतलब आपका इक्विटी एक्सपोजर फिर कैसे, म्यूचुअल फंड के थ्रू है, किस तरह से है? देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं म्यूचुअल फंड और उसको देखता हूँ, तो मैं म्यूचुअल फंड पे सर मैं जल्दी निवेश नहीं करता, क्योंकि म्यूचुअल फंड का निवेश की सिंपल स्ट्रैटेजी यही है कि आप सेलेक्ट करिए, आप उन कंपनियों को देखिए, उन कंपनियों की खुद आप R&D करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो फैमिली के जो अदर पार्ट है, जैसे मेरे ब्रदर हैं या मेरी भाभी हैं या मेरे फादर हैं, उनके थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक्स लिए जाते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया रवि सर का पार्ट। अब आते हैं बाजार पे। सर, रेसिप्रोकल टैरिफ लग गए, 23,000 22,000 पे बाजार झूल रहा है, दुविधा में है। कैंडल वाले कह रहे होंगे कि डोजी बन रही है, चार्ट वाले कह रहे होंगे रेजिस्टेंस पे है, कोई ब्रेकआउट देख रहा होगा, कोई बॉटम देख रहा होगा। फंडामेंटल वाले ये भी सुन रहे होंगे कि कंजम्पशन की जो स्टोरी है वो धीमी पड़ रही है, स्लो डाउन आगे दिख रहा है, कैपेक्स बैठ रहा है। सब कुछ अलग हटा दीजिए, रवि सिंह सर को क्या लग रहा है कि बाजार किधर जा रहा है? देखिए इस समय काफ़ी दुविधा का समय चल रहा है, और दुविधा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 40% मार्केट जो है वो ऊपरी लेवल से साफ़ होने के बाद आज लार्ज कैप के स्टॉक्स जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप के प्राइसेस में मिल रहे हैं। तो पेन तो अभी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये साल आपका पेन ख़त्म होने वाला नहीं है, ख़ास तौर से जो इक्विटी मार्केट पे निवेश कर रहे हैं। आपने बहुत स्टोरीज सुनी होंगी, बहुत सी रिसर्च सुनी होंगी, लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक अच्छा चला जाएगा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है शुभम जी, स्टॉक सभी लॉन्ग टर्म पे अच्छे हैं, लेकिन आपको ढूंढना ये होता है कि आपका सही स्टेप, पहला स्टेप आपको कब एंटर करना है जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर बना सके। बना सकें। मार्केट अभी शॉर्टर पीरियड में या लॉन्गर पीरियड में देखें तो वो दम नहीं दिखाई दे रहा, ये क्लियर है। लोग, छोटी सी रैली आती है तो हवाएं बहुत तेज़ उड़ने लगती हैं, लेकिन अगर जैसे ही वो हवा छटती है, घटा छटती है, मार्केट वापस से डाउनवर्ड चैनल में आपको दिखाई दे रहा है। लेवल्स अगर एक बार को देखे जाएं तो शायद 10% मार्केट का करेक्शन अभी ड्यू दिखाई देता है, ये क्लियर है। 10% यानी यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे निफ्टी और। बिल्कुल। तो इस साल के लिए बॉटम आप कहाँ बनता देख रहे हैं? देखिए इस साल का बॉटम हो सकता है आपको 22,300 और 22,300 के लेवल के आसपास बनता हुआ नज़र आए।
मैं हिंदी और इंग्लिश में इसलिए रिपीट कर देता हूँ कि बहुत से लोग आजकल हिंदी के वर्ड नहीं समझ पाते हैं। तो 22,300 कहें या फिर 22,300 कहें, एक ही बात है। 22,300 ये लेवल ध्यान रखिएगा रवि सर का, इस साल के लिए 22,300 का लेवल है। अगर बाजार रिकवर करता है किसी वजह से, ठीक है, अर्निंग्स सुधरेंगी, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो हैं एक क्वार्टर के बाद या 2 क्वार्टर के बाद बॉटम आउट होना शुरू होंगे, कंजम्पशन भी सुधरेगा, खपत सुधरेगी, ऐसी उम्मीद है कि इस साल से सरकार ने जो राहत दी है। तो आपको क्या लगता है बहुत अच्छे दिन बाजार में जो दोबारा रैली बनती दिखेगी, कितना समय, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, कितना समय लगेगा? एटलीस्ट 6 से 9 महीने का समय यहाँ पर लगेगा मैच्योरिटी में। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं, चूँकि आपने 22, जैसे अभी मैंने एक लॉजिक बताया कि 22,300 दिख जाएगा, शायद लोगों को ये सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि इतना निगेटिव क्या देखने को मिलेगा। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल थ्योरी बिलीव करता हूँ जो यहाँ पर आपके साथ रिवील करने की कोशिश कर रहा हूँ। गोल्ड के प्राइसेस को इक्विटी के साथ हमेशा मर्ज करके देखते रहिए। आज सोना कहाँ है शुभम भाई? 91,000, 92,000। 1 लाख सोना होने में अब दूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि सोना वापस से 50,000 आ जाएगा तो आपको गलत फहमी बहुत बड़ी है। बिल्कुल नहीं है। और जब सोने की चमक बढ़े तो इसका मतलब यही क्लियर कट बताता है कि इक्विटी मार्केट में डर उतना ही बढ़ेगा। और ये आप हिस्टोरिकली आप कभी भी किसी भी साल का कंपैरिजन कर लीजिए, 2008 का कर लीजिए, 2012 का कर लीजिए, 2016 का कर लीजिए, 2021 का भी कर लीजिए, जब कोविड था, सोने पे भरोसा किसी का नहीं था और इक्विटी मार्केट चला। तो इसका मतलब है कि कोविड की वजह, वो जो उस टाइम पे था, वो भी थ्योरी यहाँ पर काम कर रही थी। यानी गोल्ड के प्राइसेस अगर बहुत हाई पर जाते हैं और जाते हुए बढ़ते रहते हैं तो इक्विटी मार्केट में वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। या सिंपल कोरिलेशन है जिसे स्टैटिस्टिक्स भाषा में कहते हैं। बिल्कुल, एक कोरिलेशन है, इसको समझना चाहिए। रवि सर, आप जब रिसर्च करने बैठते हैं, ठीक है, आप स्टैटिस्टिक्स को जानते हैं, टेक्निकल जानते हैं, फंडामेंटल जानते हैं, किन चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा लगता है कि ठीक है, अगर आज एक कंपनी चुननी है, मान लीजिए आपने कहा कि शुभम XYZ कोई भी एक कंपनी है, मैं इसको निवेश के लिए सलाह दूंगा या नहीं दूंगा, कैसे तय करते हैं? कोई 3, 4, 5 आपके कोई ऐसे पैरामीटर हैं कि शुभम इन पैरामीटर पे कंपनी सही, आंख बंद करके निवेश कर दो, एक भी पैरामीटर है हटा दो? देखिए शुभम जी, मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ जो कोई रिसर्च एनालिस्ट शायद नहीं कहता है। सबसे पहला होता है सेंटिमेंट। सबसे पहले सेंटिमेंट एनालिसिस करना ज़रूरी होता है और आपको ये फिल्टर करना ज़रूरी होता है कि उस कंपनियों में कितने वायरस लगे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, इसको अदर वे में नहीं समझिएगा, ये रिसर्च करने का एक तरीका है। देखिए, हर आदमी को अपनी दुकान का माल अच्छा लगता है। आप जिस कंपनी को देखिए, उसके अगर प्रमोटर या उसके आप कंपनी के बारे में अगर आप बात करेंगे और उन कंपनी वालों से बात करेंगे तो देखिए, कुछ ना कहें लेकिन दिल में कहीं ना कहीं से ऐसा होता है कि उसकी निगेटिव पॉइंट्स को हमेशा छिपाने की कोशिश की जाती है और पॉजिटिव पॉइंट को चमकाने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहला जो फिल्टर स्टार्ट होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है। यानी किसी कंपनी को जब सेलेक्ट करते हैं तो पहले आप, सबसे पहले सेलेक्ट करने का आज का तरीका क्या है, आप फंडामेंटल पॉइंट बाद में देखिए। सबसे पहले देखिए वो न्यूज़ में कितना एक्टिव है, न्यूज़ में कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ है, कौन सी निगेटिव न्यूज़ है। पहले ये सिलेक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि आजकल फंड बहुत हो गया है, पैसे बहुत आ गए हैं लोगों के पास, FIIs बहुत पैसे डाल रहे हैं। तो कंपनियां कुछ भी ना हों तो भी कंपनी चल जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आज नाम अगर लेता हूँ, नाम इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं। हुंडई सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ओला इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पेटीएम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और ये ऐसे कनेक्शंस हैं जिनको कि आपको समझना चाहिए कि मार्केटिंग कुछ और है और शेयर के फंडामेंटल कुछ और हैं। कुछ और है। मैं निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ रिसर्च करने का तरीका बताया। अब पॉइंट आता है जो आपने पूछा, सिर्फ 5 चेक, 5 पांडव सब पे भारी, ये कहानी हमेशा सुनी होगी और 5 ही चेक हैं। एक तो कंपनी की न्यूज़, नंबर 2 कंपनी के जो सेल्स है उसका ग्राफ क्या चल रहा है, वो लगातार बढ़ रही हो, लगातार बढ़ रही है या स्टेबल है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से। मार्केट में अगर बहुत दुविधा का समय है तो वो स्टेबल रहे, गिरे लेकिन बहुत ह्यूज नहीं गिरे। नंबर 3 पे आ जाते हैं तो उसका EPS देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक सिंपल इंडिकेटर है जो एक बार में समझ में आता है। और दूसरे इंडिकेटर उसी के साथ अगर मर्ज करें तो PE बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि क्या रिटर्न दे रहा है, पर शेयर अर्निंग कितनी है। तो ये 3 फैक्टर पे फिल्टर चालू होता है। 2 फैक्टर जो मैं और अटैच करता हूँ उसमें आ जाता है फिर 4th फैक्टर, ये देखते हैं कि ओवरऑल
प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कैसी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कुछ कंपनियां शेयर के पैसे को ले करके ही उसका एफडी में जोड़ करके ही और अपने कंपनी के प्रॉफिट को दिखाती हैं। मैं ऐसा हिंट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग रिसर्च करें, जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं पता चल जाएगा कौन सी कंपनी है। तो ये भ्रम होता है। होता क्या है, अगर आपका पैसा कोई कलेक्ट करके एफडी में डाले और उसी एफडी के रिटर्न को कह दे कंपनी पॉजिटिव में है, तो वो कंपनी अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो अपना पैसा खुद आप प्रॉफिट एफडी में डाल लीजिए। तो कंपनियों का प्रॉफिटेबिलिटी किस वजह से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कब मुझे उसमें अपना पहला कदम रखना है और कब मुझे कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, वो और चार्ट्स बता देते हैं। और कब मुझे वहाँ से एग्ज़िट होना है। उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। आपका अगला सवाल शायद यही होगा कि कैसे हम टेक्निकल में कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। मैं जहाँ भी क्लासेस लेने जाता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, या आज की जनरेशन में मैं कई कॉलेजेस में लेक्चर लेने जाता हूँ, सबसे बढ़िया प्रिडिक्शन का जो आज के एक समय में एग्जाम्पल है जिसे आप सीख सकते हैं, वो है गूगल मैप। और वही आपको फंडामेंटल भी सिखाता है और वही आपको टेक्निकल भी सिखाता है। तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अभी ये गूगल मैप की थ्योरी समझते हैं रवि सिंह से, लेकिन पहले जो रवि सर ने बताई वो 5 बड़ी चीज़ें बताई। सेंटीमेंट एनालिसिस जो बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन देखना यह है कि जो दुकान पे माल बेचा जा रहा है वो उतना चमकदार है या नहीं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो आप ये देख लीजिए कि भाई ईपीएस कितनी है, पीई कितना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईपीएस पर शेयर अर्निंग कितना है वो आप एक बार देख लीजिए। तीसरी चीज़ जो वो प्रॉफिटेबिलिटी कह रहे थे, या ये कह लीजिए आप आरओसी देख लीजिए, अगर आप टेक्निकल टर्म में देखें कि भाई जितना पैसा लगाया उसमें रिटर्न कितना आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके पैसे की एफडी करके आपको रिटर्न दिया जा रहा है। चौथी चीज़ सेल्स बताई कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा हो, ना भी बढ़ रहा हो तो बाजार की जो कंडीशन है ना उनके मुताबिक हो, कि ठीक है अगर लॉकडाउन लगा है तो सेल टूटेगी दिखेगा, लेकिन अगर बाजार में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सेल क्यों टूट रही है, ये देख लीजिए। और पांचवा सबसे अहम, एंट्री एग्जिट के पॉइंट के लिए गूगल मैप समझिए, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस को समझिए। सर ये गूगल मैप की थ्योरी क्या है? देखिए, मैं जब हमारे यहाँ पे हर साल करीब 50 से 70 स्टूडेंट्स आते हैं ये देखने के सीखने के लिए कि चार्ट एनालिसिस कैसे की जाती है, तो मैं उनसे सबसे पहला सवाल जो पूछता हूँ और जो आपसे भी पूछता हूँ कि अगर मुझे, जैसे हम यहाँ पर चूँकि दिल्ली में बैठे हुए हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे दिल्ली यहाँ पर हम नोएडा में हैं और नोएडा से आपके ऑफिस से मुझे सीपी जाना है, तो मैं कितनी देर में पहुँच सकता हूँ? गूगल मैप देख के ही बताऊंगा कि हाँ इतना समय लगेगा सर। फिर भी एक अंदाज़ा, अभी जैसे मैं आपसे आधा पूछूं, घंटा। आधा घंटा। यहीं से रिसर्च एनालिस्ट का पहला चैप्टर शुरू होता है कि आपका पहला सवाल ये होना चाहिए एज अ रिसर्च एनालिस्ट, किस चीज़ से। अगर मैं पैदल जाने की बात कर रहा होता तो शायद आपका टाइम दूसरा हो जाता। बिल्कुल। अगर मैं कार से जाने की बात कर रहा हूँ तो दूसरा हो जाता है। तो आपने प्रिडिक्टेड वैल्यू दे दी, क्योंकि आप कार से चलते हैं इसलिए आपने कार वाला टाइम मुझे बताया। ये है आपके बिना कुछ बोले आपके नंबर्स को निकालना, और मैंने एक निकाल लिया कि आप कार से चलते हैं। कार से चलते हैं, बिल्कुल। यही सेम थ्योरी जो है वो आपके काम आती है रिसर्च एनालिस्ट जब आप करते हैं किसी स्टॉक के बारे में, तो वो चीज़ें काम आती हैं। नंबर 2, दोनों चीज़ों का कंपैरिजन। अब ये जो आधे घंटे का आपने समय बताया है, अब मैं इसके फंडामेंटल पॉइंट को पहले निकालना चाहूँगा। तो आप मुझे, अब मैं जैसे ही पूछता हूँ कि आपने ये आधे घंटे कैसे निकाला? हाँ, तो सिंपल से कार से निकाला और एक अपने पॉइंट से और डेस्टिनेशन डाला और निकाल लिया। लेकिन अब इसके फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट के हिसाब से अगर मैं बताता हूँ तो आप पॉइंट नोट करना शुरू करेंगे। तो आपने सबसे पहले ये देखा कि रूट आपने सेलेक्ट किया माइंड में, कौन से रूट से मैं जाऊँगा। दूसरा, दिमाग में कहीं ना कहीं से हर एक के वेटेज देते जाइए कि आप जिस रूट से जा रहे हो उसमें ट्रैफिक कितना है, रेड लाइट कितनी पड़ेंगी, किस पे रेड लाइट कम पड़ेंगी, कौन सा ब्रिज मुझे लेने पे ज़्यादा फ़ायदा है, भले लंबा रूट हो लेकिन ये शॉर्ट पे पहुंचा सकता है। ये सारे फंडामेंटल पॉइंट है। बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सबको इम्पैक्ट तुरंत करता है, इसलिए वो भी दिमाग में कहीं है कि अगर आपका टायर पंचर हो जाए तो आपका टारगेट हिट नहीं होगा, यानी कि आप आधे घंटे में नहीं पहुंच पाएंगे। पेट्रोल भी एक कंडीशन है जो ख़त्म हो सकता है, इसको आपको चेक करना ज़रूरी है। और इन सब के फैक्टर के बाद अगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अनसर्टेन इवेंट, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, ऑयल प्राइसेस इम्पैक्ट करती हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर गूगल मैप पे देखी जाए तो सिंपल है, अगर कोई टेक्निकल रैली हो रही हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिससे कि आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये सारे फंडामेंटल पॉइंट हैं, इनको कंपनियों पे आप निकाल लीजिए।
अब चार्ट जो बनाते हैं तो इससे आप देखते हैं कि गूगल मैप पे भी एक चार्ट बन के आ जाता है बिल्कुल कि इस रेड लाइट पे ज़्यादा टाइम लगेगा, इस रेड लाइट पे कम टाइम लगेगा, और वो चार्ट ही प्रिडिक्ट करके बताता है कि आप 30 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल यही सेम चीज़ आप जब चार्ट देखते हैं तो वही चार्ट पे वो मोमेंटम आपको दिखाई देता है कि कौन सा रेजिस्टेंस है, यानी कौन सी रेड लाइट है, कौन सा रेड लाइट के बाद निकलने के बाद आप जैसे रेड लाइट से निकलते हैं आप बहुत स्पीड से भागना शुरू कर देते हैं, यानी आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो ब्रेकआउट है। इसीलिए मैंने कहा था ना कि चार्ट एनालिसिस करना गूगल मैप आपको सिखाता है, बस आप उनके पॉइंट्स को क्लियर करें। ये मतलब कितने आसान तरीके से आप फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटीमेंट एनालिसिस सब कुछ कर सकते हैं। एक रिसर्च एनालिस्ट की नज़र से अगर आप बाज़ार देखते हैं तो आपको ऐसे देखना चाहिए। सर, वो लोग जो आप बाज़ार में पैसा लिए बैठे हैं, आपने कहा कि डिस्काउंट है, बड़े बड़े शेयर मिड कैप स्मॉल कैप के भाव पे बिक रहे हैं। अगर किसी को अब यहाँ से जर्नी शुरू करनी है, उसको लगा कि ठीक है भाई नुकसान तो हो गया, जो होगा होगा, लेकिन एक ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि गिरावट बाज़ार में मौका है, तो अगर उन्हें धीरे धीरे बाइंग शुरू करनी है, कौन से सेक्टर्स पर या कौन से स्टॉक्स पर अभी हाथ रखना ठीक है? देखिए, इस समय जो थ्योरी स्टॉक मार्केट पे है और जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो कर लिया। और ये मैं श्योर हूँ, और ये आपने सबके एक्सपीरियंसेस पे देखा होगा। किसी से भी पूछ लीजिए, कोई अपनी इनकम बताता है, कोई नहीं बताता है, लेकिन थ्योरी सब अपने नियम को सब फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो आपको नियम फॉलो करना ज़रूरी है। अब जैसा आपने कहा कि स्टॉक मार्केट में इस समय सेक्टर चूज़ करना है, मुझे सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर जो दिखाई दे रहे हैं, मैं हमेशा 5 ही फॉलो करता हूँ। मैं 5 इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 5 सेक्टर मुट्ठी बनाते हैं और 5 उंगलियां भी आपकी फिंगर, मतलब हर एक चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे से। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब 5 सेक्टर जो मुझे चूज़ करना, मेरी पहली चॉइस कौन सी है? जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर। दूसरा मेरा सेक्टर सबसे ज़्यादा मुझे कौन सा पसंद है? जो एफएमसीजी यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो है फार्मा, क्योंकि आपकी दवाओं की रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होने वाली। हॉस्पिटल्स हमेशा कम लगेंगे, पॉपुलेशन हमेशा आगे अग्रेसिव बढ़ती जाएगी, नए नए वायरसेस आते रहेंगे, तो इनमें निवेश करने में कोई रिस्क नहीं होता। हाँ, ये सब डिफेंसिव भी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको बेहतर रिटर्न देखते हैं। बहुत से स्टॉक्स हैं, आज आप देखिए, सिप्ला देख लीजिए, सन फार्मा देख लीजिए, ऐसी ऐसी जगह पे खड़े जहाँ पे अब आपको डर लगता है, कुछ साल हो जाएगा तो आपको लगेगा यार वही प्राइस अच्छा लग रहा था। तो ऐसी थ्योरी चलती है। थर्ड सेक्टर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो जो ऑटोमोबाइल के सेक्टर हैं, ऑटोमोबाइल में अगर एक्टिविटी नहीं हो तो आप ऑटो पार्ट्स के सेक्टर को देख लीजिए, क्योंकि सर्विस आपको चाहिए ही चाहिए, और वो नई गाड़ियाँ बिके या ना बिके उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। चौथा जो सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो है पीएसयूज़ में, लेकिन उसमें कैटेगरी है और उसी से 2 सेक्टर निकलते हैं। एक निकलता है पावर और दूसरा निकलता है बैंकिंग। तो यानी कि 5 सेक्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और इन 5 सेक्टर में मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊं, कुछ दिमाग मत लगाइए। अगर आप बहुत अग्रेसिव निवेश करना चाहते हैं तो 2-2 स्टॉक्स इन सेक्टर से ले लीजिए। बहुत और ज़्यादा आप डिफेंसिव चलना चाहते हैं तो इन्हीं सेक्टर से 5-5 स्टॉक चूज़ कर लीजिए, और 25 स्टॉक से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो पे कभी मत रखिए, क्योंकि उससे ज़्यादा मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। रवि सर के बारे में जान लिया, उनकी रिसर्च के बारे में जान लिया, बाजार पर उनका नज़रिया जान लिया, सेक्टर्स जान लिए। अब बारी रैपिड फायर राउंड की। सर, 5 ऐसे सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो जिनका जवाब आपको हाँ, नहीं या जितना छोटा हो सके और स्ट्रेट हो सके और जितना खुलकर हो सके वो दीजिएगा। ठीक है। मेरा पहला सवाल कि आप जब डीमेट अकाउंट नहीं है, म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते, स्टॉक में निवेश नहीं करते, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत सी चीज़ें डेवलप कर रखी हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग ऑब्वियसली एक ही इन्वेस्टमेंट से ही होगी, और तब तक के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना ज़रूरी है। कॉर्पस करना। दूसरा सीधा सवाल, पेनी स्टॉक होते हैं, छोटे स्टॉक होते हैं, जब ये तेज़ी से दौड़ते हैं, आपको लगता है कि आपको कभी वो फोमो फैक्टर क्रिएट हुआ कि यार शुभम ये स्टॉक ऐसा था, या आपके आसपास आपको लोग मिलते होंगे, वो ऑपरेटर, वो लोग जो इनको चलाते होंगे, कभी आपको नहीं लगा कि यार ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को बता दूं या अपने लोगों को बता दूं, उनको भी फ़ायदा हो जाए? देखिए, पेनी स्टॉक्स मैं इतना जानता हूं कि उनका पेनी स्टॉक नाम इसलिए क्योंकि वो हमेशा पेन ही देते हैं, और इन्वेस्टर और जो रिटेलर हैं वो सिर्फ फंसाने के लिए ही ऑपरेटर यूज़ करता है। तो मैंने बचाने का काम तो बहुत किया है, और आपके चैनल के माध्यम से बहुत किया है,
और मैं कोशिश यही करता हूँ कि बच के अगर रहेंगे तो आप अपने आप पैसा कमा लेंगे। एक बड़ा नाजुक सवाल, एक जीवन का कोई एक ऐसा पछतावा आपको लगा कि शुभम यार ये हो जाता ना अगर, तो आज दिन कुछ और ही होते, कोई मार्केट की रैली मिस की हो, कहीं कुछ ऐसा मिस किया आपको लगा हो कि यार शुभम ये पॉइंट था, ये मुझे जीवन में पछतावा रहेगा कि यार ये नहीं हो पाया? शुभम जी, जब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ तो मेरे थोड़े से गूज बम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो आंसर मैं देने वाला हूँ उसकी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं होगी। मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मैं इसमें थोड़ा लंबा समय ले रहा हूँ, मुझसे किसी ने कई बार पूछा, एक आध दो प्लेटफॉर्म पे भी पूछा कि अगर पास्ट में आप जाना चाहें सेम क्वेश्चन और कुछ चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, कौन सा टाइम जाएंगे, कौन सा टाइम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरा दोनों आंसर सेम है। मैं आज जहाँ बैठा हूँ ये मेरा सबसे अच्छा टाइम है और मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं आज सेल्फ सेटिस्फाई हूँ। मेरे साथ आप बैठे हुए हैं, 15 साल के रिलेशन पे हैं, पीछे आपकी कैमरा टीम है, एक एक आदमी को मैं अच्छे से बात करता हूँ, जानता हूँ और मुझे ऐसा घर का फीलिंग आता है। तो मैं अगर पैसे के लिए भी देखता हूँ तो आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ उस जगह से पीछे हमेशा वो पैसा कम रहा है, तो पैसा भी उतना है। तो नो रिग्रेट लाइफ। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छा दिन या सबसे जो बिना रिग्रेट अगर कुछ किए हैं तो वो करंट समय है। करंट समय। कोई दो ऐसे स्टॉक जो आपको लगता हो कि आप चाहोगे कि आपका बेटा, आपके फॉलोअर, आपकी पत्नी, आपका हर दोस्त जरूर रखे, जरूर रखे, जरूर रखे। आज तक की मैंने रिसर्च में इससे अच्छी कंपनियां नहीं देखी। ये दो स्टॉक तो हर निवेशक जो मुझे सुन रहा है रख ही लो। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर पार्शियल आपसे फेवर चाहूँगा। मैं स्टॉक का नाम तो नहीं लेता, सेक्टर नाम ले लेता हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि स्टॉक लूँगा तो चूँकि मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, 5000 कंपनियाँ हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं से लगता है कि शायद वही मेरे फ्रेंड हैं और वो 5000 कंपनियों के साथ फेवरिज्म लगेगा कि दो को फेवर कर रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आपकी पावर की डिमांड ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन उनके दिग्गज स्टॉक्स को ही लीजिए, छोटे मंझोले पे मत जाइए। चलिए, तो इस पॉडकास्ट में तो रवि सर ने नहीं बताया, लेकिन मैं ज़रूर विपुल सिंह से कहूँगा कि जब भी वो रवि सर के साथ बैठें, चुन चुन के मैं जब वो अपने स्टॉक चुने तो ज़रूर उनको ऐसे स्टॉक्स के लिए भी बात करें जहां पर वो निवेश की सलाह देते हैं। बड़े स्टॉक आपको मिलेंगे। तो ये पॉडकास्ट के बाद भी रवि सर के संग तो लंबा सफ़र करना है, वो आपको ज़रूर ये सफ़र करते रहेंगे। आखिरी सवाल, कोई ऐसी सीख, कोई ऐसी एडवाइस जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बनना चाहता हो या प्रोफेशनल बनना चाहता हो, उसको लगता है वो आप उसको इंस्पायर कर सकते हैं कि ठीक है यार, मैं भी क्यों नहीं रिसर्च एनालिस्ट बन सकता हूँ, क्यों नहीं टेक्निकल एनालिस्ट बन सकता हूँ, क्यों नहीं फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकता हूँ? कोई एक आपकी सीख जो आपको लगता हो कि शुभम मैंने 20 साल के 15 साल के अपने अनुभव से एक बात ये कह सकता हूँ? देखिए, बड़ा टफ सवाल आप पूछ रहे हैं। मेरे पास इंस्टेंट इसका आंसर जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें फॉलो करिए। मैं बहुत लंबे चौड़े तो नहीं ज्ञान देता हूँ। एक तो सिंपल है कि स्टॉक मार्केट में एक थ्योरी रखिए कि आपको लॉस नहीं होने पाए तो प्रॉफिट अपने आप होगा। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सुनिए सब की, लेकिन अपनी चेकलिस्ट बनाकर करिए अपने मन की। रवि सर, एक आखिरी सवाल और, हालांकि मैंने पिछले पे आखिरी कहते थे लेकिन मेरे मन में सवाल आया, ट्रेडिंग करनी चाहिए लोगों को, नहीं करनी चाहिए? सेबी कहता है 90% लोग लॉस करते हैं। दिन में हम देखते हैं कि लोग मार्केट में जितना भी नुकसान होता है, अगर आप सही मायने में देखें, बहुत निर्लिप्त भाव से अगर समझें, तो वो नुकसान केवल रिटेलर का होता है और तो किसी का होता नहीं। ये सारी माला उसी को पहनाई जा रही है। आपको लगता है ट्रेडिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इसके भी दो आंसर हैं। एक तो पहला आपका जो आंसर है बिल्कुल 100% करनी चाहिए। कंडीशन नंबर बस से एक ही कंडीशन है, ग्रीड के साथ मत करिए, लालच के साथ मत करिए। क्योंकि हम जितने लोग, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, ट्रेड करते हैं ना, वो सिर्फ दूसरे को सुन करके वो शेयर खरीदते हैं और लॉस जो होता है ना वो इसी वजह से होता है। तो ट्रेडिंग करना तो मस्ट है, आप करिए। ट्रेडिंग नहीं करेंगे, जो मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊँ, आप ट्रेडिंग खुद करें ना करें, लेकिन अगर आपका बच्चा 12th स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन के बीच में है, उसका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा कर अगर आप उसका भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये सीख है आपको। वो आपकी नहीं सुनता, मेरा बेटा भी नहीं सुनता, वो आप दूसरे की सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। उसको आप कुछ कहेंगे गलत ही लगेगा। ये जनरेशन गैप है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसका सबसे अच्छा तरीका है उसका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा दीजिए और कह दो बेटा ट्रेड करना शुरू कर दे। वो आपको कुछ और सीख देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी सीख बाजार खुद ही दे देगा। बाजार वो दे देगा जो आपको 20-25 साल के एक्सपीरियंस में मिलता है, वो आपको 1 साल में मिल जाएगा।
तो बाजार सबसे बड़ा मास्टर है, रवि सर का यही कहना है। आप केवल एक डीमेट अकाउंट खुलवा दीजिए, बाकी तो सब बाजार पढ़ा देगा। ट्रेडिंग करनी चाहिए, नियम कायदे कानून डिसिप्लिन अनुशासन जो हम सारी बातें सुनते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हालांकि ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, आप भी रखते होंगे कि अनुशासन डिसिप्लिन अपने को कंट्रोल करना स्टॉप लॉस फॉलो करना ये बातें जितनी कागज़ पर लिखी अच्छी लगती हैं, ज़मीन पर उतारना जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल है। इसके लिए बड़ी तपस्या लगती है। सर बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं चाहूँगा आप लगातार द बोनस के साथ बने रहें, हमारे व्यूअर्स को सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा ज्ञान बहुत सारी बातें बताते रहें। देखिए, आज आपने पॉडकास्ट पे मुझसे तो ज़रूर सवाल पूछा है, लेकिन मैं ये एक प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ आपके इन दर्शकों के साथ में कि कोशिश करूँगा कि शुभम का भी पॉडकास्ट का इंटरव्यू मैं लूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी देखने के लिए। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले हफ्ते फिर नए मेहमान के साथ मिलूंगा आपके साथ। नमस्कार।